नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो सीरीज़ में। कल के क्लास में आपसे हम कुछ नहीं पूछे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आज की क्लास में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या है पहला क्वेश्चन? दूध से क्रीम अलग कर देने पे दूध का घनत्व ऑप्शन है घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, दूध से क्रीम हटाने पे। अब बात आ गया मिल्क का, तो मिल्क से हम कुछ बात कर लेते हैं। पहले बताइए कि मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है। मिल्क का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। इसको कैसे याद रखिएगा? अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो दूध पी के छक्के पे छक्का मारिएगा। ठीक है, अगर आपको हम नींबू का पीएच वैल्यू पूछे कितना होगा, 2.4, दो चार को नींबू लटकाला चोटी में। मिल्क पे आते हैं। अगर आपसे हम पूछें कि मिल्क में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे आयरन। आयरन दूध में नहीं पाया जाता है। अगर आपसे हम पूछें कि दूध में कौन सा विटामिन है जो कि नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर आपसे हम पूछें कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन का नाम बताइए। अगर आपसे हम पूछें कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एंजाइम का नाम ही बता दीजिए। तो आपका दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपका प्रोटीन है केसिन। केसिन प्रोटीन पाया जाता है। एंजाइम कौन सा पाया जाता है? रेनिन एंजाइम पाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगर आपसे हम पूछें कि दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने समय के लिए? लगभग 30 मिनट समय के लिए होता है। ध्यान रखिएगा। और दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर वही जो कि रेबीज के टीके का आविष्कार किए थे। और आपका फर्मेंटेशन यानी किण्वन, किण्वन टेक्निक था ना, क्या बताया था आपको? हम कल ही बताया था किण्वन। किण्वन में क्या होता था? ग्लूकोज का आपका ईस्ट के प्रेजेंस में जब भी इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता था ना, तो ग्लूकोज आपका शराब में टूट जाता था, एल्कोहल में टूट जाता था। इसी को हम बोलते हैं किण्वन या फर्मेंटेशन। किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। दूध का शुद्धता, दूध का प्योरिटी किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, आज का पहला सवाल आपसे हम पूछते हैं कि लैक्टोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको बताना है। ठीक है, चाहे आप गूगल करो या कुछ भी करो, हमको कमेंट बॉक्स में आंसर प्यारा सा टपका देना है आपको। ठीक है, और क्या आ सकता है मिल्क से? आप बता दो कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। आप बता दो इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल मिल्क डे आपका 1 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे 26 नवंबर है, 26 नवंबर को कुछ और मनाते हैं, याद आ रहा है? 26 नवंबर को संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आपका संविधान बन के तैयार हो गया था भारत का। आपने नाम सुना होगा व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति बोलते हैं। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताइएगा? दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से। ठीक है, और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको ध्यान में रखना है। वर्गीज कुरियन कौन से राज्य संबंधित है? केरला से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, आपको इतना सारा चीज़ सभी के सभी मिल्क से संबंधित याद रखना है। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरा बहुत ही कम है, लगभग 164 सब्सक्राइबर है। और मेरा ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 78 होने वाला है आपके लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोहे में जंग लगने पे लोहे का भार डैश घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, बात आ गया लोहे का। लोहे को हम आयरन बोलते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है आयरन। आयरन आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वही जिसके कारण आपका खून का रंग लाल होता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको।
आयरन आपको हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपको हम बता चुके हैं आयरन आपका मिल्क में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लोहे पे जंग लगना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन है। ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए दूध से दही बन रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है। अगर एक बार दूध से दही बन गया ना, तो दोबारा दही से दूध नहीं बन सकता है। इसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होना। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, मान लीजिए कि पानी है, पानी से बर्फ बन गया, तो क्या बर्फ को गर्म करके दोबारा हम पानी नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। इसीलिए भौतिक परिवर्तन आपका रिवर्सिबल होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन रिवर्सिबल नहीं होता है। यहाँ पे लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। अगर एक बार लोहे में जंग लग गया, उसको दोबारा से शुद्ध लोहे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लोहे पर जो जंग चढ़ता है कौन सा ऑक्साइड होता है? फेरिक ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है, जो कि लाल भूरे रंग का एक कलर होता है, ध्यान में रखिएगा। रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोहे पे जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं, जिसको कि हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। ये भी आपका डीप बोलो का एलिमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? बुझे हुए चूने के साथ निम्नलिखित में से कौन सी गैस अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है? ब्लीचिंग पाउडर का मतलब होता है विरंजक चूर्ण, इसको ध्यान में रखना है। आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन के साथ बुझे हुए चूने को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यह क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो कौन सा गैस का निर्माण हुआ है? क्लोरीन गैस का निर्माण हुआ है बुझे हुए चूने के साथ। और क्या बना है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बना है, जिसको कि हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन का बात आ गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका सिंबल Cl होता है। अब आप बता दीजिए कि क्लोरीन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और पी ब्लॉक आ गया तो हमको याद करना पड़ जाएगा, पी ब्लॉक के 17वां ग्रुप का एलिमेंट है। 17वां ग्रुप का 17वें ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली बोलते हैं। हैलोजन फैमिली। और हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और एस्टेटीन का एटॉमिक नंबर 85 होता है। क्लोरीन का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? पानी को साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। स्विमिंग पूल अगर गंदा हो गया है तो उसको भी हम साफ़ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आपसे आज का दूसरा सवाल, आपको बताना है जब भी आप बियर या फिर कोको कोला का बोतल खोलते हैं तो उसमें से कौन सा गैस निकलता है? आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? पेड़ पौधों में भोजन का संग्रहण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ऑप्शन है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या फिर डेक्स्ट्रिन। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के फॉर्म में होता है। अगर यहीं पे आपसे हम पूछते कि ह्यूमन बींग्स में, मानव में भोजन का संग्रहण किस फॉर्म में होता है, तब आप बताते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर आपसे हम कवक भी पूछते हैं ना, तब पर भी आप ग्लाइकोजन ही बताते। अगर आपसे हम बैक्टीरिया का पूछते, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, ईस्ट में पूछते, तब आप बताते कि इस दोनों में आपका भोजन का संग्रहण डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। क्या क्या बताया? पेड़ पौधे में स्टार्च के फॉर्म में, मानव में, कवक में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, बैक्टीरिया या ईस्ट में डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में। प्लांट का, पेड़ पौधे का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? कवक का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? ह्यूमन बीइंग में सेल वॉल होता है कि नहीं? बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, बता दीजिए। तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है।
कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काइटिन। आपका ह्यूमन बींग्स में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं होता है। बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, पोलियो का टीका का खोज निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सोरेनसन, जॉन सॉल्क, वाटसन और क्रिक, या फिर हरगोविंद खुराना। ऑप्शन नंबर बी, जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो का टीका का खोज किया गया था। पोलियो आपका वायरस से होता है। आपको हम कितने टाइम बता चुके हैं, आपको हम एक ट्रिक भी बताए थे वायरस से होने वाले रोग का नाम याद करने का। क्या बताए थे? रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। क्या होता है? रेबीज, खसरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा। करके यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, ये आपका साइलेंट है। पो से बन गया पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। ये आपका 13 से 14 बीमारी है जो कि वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है। अच्छा, पोलियो आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पोलियो आपका भारत से 2014 में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, भारत सरकार का टारगेट है मलेरिया को 2030 तक खत्म कर देने के लिए, टीबी को 2025 तक खत्म कर देने के लिए, ये आपका भारत सरकार का टारगेट है। आपका पहला ऑप्शन है सोरेनसन भाई साहब। सोरेनसन भाई साहब ने किसका खोज किया था? पीएच वैल्यू का खोज किया था। पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू वही 2-4 को नींबू वाला, ठीक है, 6.6 वाला दूध वाला। नेक्स्ट ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल तैयार किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। एक किससे संबंधित है? जेनेटिक कोड से संबंधित है, आनुवांशिक कोड दिए थे, इसीलिए इनको 1968 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। आपको नेक्स्ट पेज में बता देते हैं नोबेल प्राइज से संबंधित बात। आ गया नोबेल प्राइज का। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? 1901 से दिया जाता है। अगर आपसे हम पूछे कि पहला भारतीय जिसको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? लिटरेसी के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। कौन से बुक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कितने एग्जाम में छप चुका है। अच्छा, नोबेल प्राइज किसके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल किसका संस्थापक थे? डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट। ठीक है, आपका जो नोबेल प्राइज है 6 एरियाज में दिया जाता है। कौन कौन सा एरियाज है? फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, लिटरेसी यानी साहित्य के क्षेत्र में, और एक और है पीस यानी शांति के क्षेत्र में। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से दिया जाता है। भारत को फर्स्ट टाइम 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या लिखा था? जन गण मन लिखा था। और जन गण मन को फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? 1912 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, इस बात को ध्यान में रखना है। वंदे मातरम को कब गाया गया था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है? 1896 में गाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1896 अधिवेशन में। ठीक है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिया था, इस बात को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन B12 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बायोटिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन या फिर पेंटोथेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट मिनरल पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बायोटिन विटामिन B7 को कहते हैं, नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं, और आपका पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 को कहते हैं।
B6 को पैरोडॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में डालना है आपको। नेक्स्ट सवाल क्या है, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से डैश ज़्यादा होता है, कम होता है, पहले कम होता है, बाद में ज़्यादा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी कम होता है। मिट्टी का तेल का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए तो पानी के सरफेस पे तैरता रहता है। अगर ज़्यादा होता तो डूब नहीं जाता मिट्टी का तेल नीचे में। मिट्टी का तेल में कौन से तत्व को रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। पूछता है एग्जाम में कौन सा तत्व को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, या फिर कौन सा धातु को, तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाला क्या है, किसी तत्व के परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। ऑप्शन है 5, 8, 18 या फिर 25। ऑप्शन नंबर बी 8 होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, कौन सा, 2n² बताए थे। यहाँ पे n क्या है, ये आपका नंबर ऑफ सेल है। किस सेल में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए वहाँ पुट कर दीजिए। अगर आपको पहला सेल में चाहिए तो n की जगह 1 पुट कर दीजिए। 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। अगर आपको दूसरा सेल में चाहिए, दूसरा कक्ष में चाहिए, तो आप 2 गुना 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर गुना 2, 8 आ गया। अगर आपको तीसरा सेल में चाहिए तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 दूना 18। अगर चौथे सेल में चाहिए तो 2 गुना 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 16 गुना 2 32। ठीक है, इस तरह से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है 2n², इंपॉर्टेंट है, इसको छाप कर रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी निम्नलिखित में से किसने बताया था। ऑप्शन है डार्विन, जेसी बोस, ह्यूगो डे ब्रिज या फिर अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी ह्यूगो डे ब्रिज ने बताया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। डार्विन ने क्या बताया था, विकास का सिद्धांत दिया था। जेसी बोस ने क्या दिया था, क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया था। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है, पेड़ पौधों की लंबाई मेजर किया जाता है। अरस्तु आपका फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है और आज का लास्ट सवाल, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में निम्नलिखित में से किस स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको हम 2-3 दिन पहले एक चीज़ बताए थे समतल दर्पण से रिलेटेड। मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, कोई भी आदमी इस दर्पण की तरफ भी स्पीड से जाता है ना, तो उसका इमेज, इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में 2v स्पीड से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर आपको क्वेश्चन में यही हम सवाल दे दिए हैं कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इस दर्पण की तरफ जा रहा है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, 2v स्पीड से, 2 गुना स्पीड से दिखाई देगा। तो यहाँ पे 5 है, तो इसका आंसर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये तो आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया। आपको हम 4 प्रॉपर्टीज बताए थे पिछला वीडियो में। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बताता है कि मान लीजिए आपका लंबाई 5 फीट है। अगर आप समतल दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आपका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में उतारने के लिए समतल दर्पण का मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 2.5 फीट का होना चाहिए, यानी आपके लंबाई का आधा होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टीज समतल दर्पण का क्या बताता है, मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे है। अगर आप समतल दर्पण को थीटा डिग्री एंगल पे इसको घुमा देते हैं ना, तो आपका जो इमेज बनेगा वो 2 थीटा डिग्री एंगल पे बनेगा, बस 2 गुना बन जाएगा। तीसरा बताया था आपको हम नंबर ऑफ इमेज से, कि समतल दर्पण में आप नंबर ऑफ इमेज कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन पे आपको हम सवाल जरूर देंगे, ठीक है। बस अभी कॉन्सेप्ट देखिए, आपको सवाल हम बाद में कराएंगे। नंबर ऑफ इमेज निकालना है तो 360 डिग्री बटे थीटा कर देना है, -1 कर देना है। मान लीजिए ये आपका दो समतल दर्पण है, दोनों का बीच का एंगल दे दिया आपका 30 डिग्री का है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दे दिया। तो आप यहाँ पे पुट कीजिए और नंबर ऑफ इमेज निकाल लीजिए कि दो समतल दर्पण के बीच जिसका एंगल 30 डिग्री का है कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज हैं, इसको आपको छाप के रखना है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा है अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, प्यारा सा एक कमेंट डालिएगा। और मिलते हैं कल आपसे हम रात का 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।